हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्द या शब्दों के समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य में के शब्द वाक्य की शुरुआत में आकर जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। फिर से, उपसर्ग ऐसे शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी शब्द के आदि अर्थात शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? तो उपसर्ग सिर्फ परिवर्तन ही नहीं करता है। उपसर्ग सबसे पहले तो किसी भी शब्द या शब्दांश शब्दों के समूह के आगे जुड़ जाता है तो पहला नंबर परिवर्तन करता है, दूसरा नंबर अर्थ प्रतिकूल कर देता है, प्रतिकूल अर्थात विपरीत कर देता है। ठीक है, प्रतिकूल। और तीसरा, कभी कभी कुछ भी नहीं अंतर होता है, जैसा का तैसा ही रहता है, ना कोई अर्थ बदलता है, ना वो प्रतिकूल होता है, एकदम न्यूट्रल रहता है, जैसा रहता है वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं। कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो उपसर्ग ऐसे शब्द या अव्यय होता है जो किसी भी शब्द या वाक्य के शुरुआत में जुड़ जाता है और उसके बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो यदि उपसर्ग जुड़ता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है? कभी कभी पूरे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, कभी कभी अर्थ को प्रतिकूल बनाता है, प्रतिकूल अर्थात विपरीत बना देता है। कभी कभी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जैसा रहता है वैसा का वैसा ही रहता है, न्यूट्रल रहता है, जो अर्थ पहले था वो बाद में ही रहता है, चाहे उपसर्ग जुड़े या ना जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन प्रकार के परिवर्तन। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। तो हिंदी में 10 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? 19 हैं। उर्दू में कितने उपसर्ग हैं? उर्दू में 12 उपसर्ग हैं। क्लियर? तो कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? हिंदी में 10 उपसर्ग हैं, संस्कृत में 19 उपसर्ग हैं और उर्दू में 12 उपसर्ग है। क्लियर? तो ज्यादातर यही पूछेगा, यही दोनों आ सकता है, फर्स्ट नंबर पे यही आ सकता है और सेकंड पे ये आ जाएगा, इसको नहीं आएगा क्योंकि ये उर्दू में आएगा। ठीक है, उर्दू जिसका सब्जेक्ट होगा। तो हिंदी में 10 उपसर्ग पाए जाते हैं, संस्कृत में 19 और उर्दू में 12 उपसर्ग पाए जाते हैं। हिंदी में कभी कभी उर्दू के भी उपसर्ग आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, क्योंकि हम हिंदी का एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में 10 उपसर्ग, संस्कृत में 19 उपसर्ग और उर्दू में 12 उपसर्ग। क्लियर? अब हम यहाँ पे कुछ उपसर्गों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। ठीक है, यहां पर पहला अति, उसके बाद अधि। तो आप ये बताइए कि अति से कौन कौन से शब्द बनते हैं, अर्थात अति उपसर्ग यदि जुड़ जाता है तो वे कौन से शब्द बनेंगे, और अधि उपसर्ग यदि जुड़ता है तो कौन कौन से शब्द बनेंगे। पहला, अति से अत्याचार, अत्यधिक, अत्यधिक, अतिशय,
ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अति उपसर्ग लगा है, अति उपसर्ग यहाँ पे तीनों में, अर्थात उपसर्ग ऐसे शब्द या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द अर्थात वाक्य के शुरुआत में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कभी कभी परिवर्तन नहीं भी करते हैं और कभी कभी उसका अर्थ जो है प्रतिकूल अर्थात विपरीत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में ही लगा है उपसर्ग, शुरुआत में ही लगता है, स्टार्टिंग में ही लगता है उपसर्ग, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपका उपसर्ग लगेगा और इसके ठीक विपरीत प्रत्यय होता है। प्रत्यय इसी शब्दों के बाद में लगता है, प्रत्येक शब्दों के बाद में लगता है। तो कभी कभी ये आ जाता है कि ऐसे शब्द जो किसी भी शब्दों अर्थात शब्दों के समूह के शुरुआत में लगते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम उपसर्ग बोलेंगे। और जस्ट अपोजिट कि जो शब्द जो अव्यय किसी भी शब्दों के अंत में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वो प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर। तो अब हम इससे कुछ उपसर्ग देखते हैं। अधिक उपसर्ग से अधिकार, अधिकार, उसके बाद अधिकार के बाद अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यादेश। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी शुरुआत में लगा हुआ है अधि उपसर्ग। यहां पर अति लगा है शब्दों की शुरुआत में, उसी प्रकार अधि लगा हुआ है, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश। तो जहां पर शब्दों की शुरुआत में जो अव्यय या शब्द जुड़ जाते हैं किंतु और उसके बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो वो वे उपसर्ग कहलाते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं अभि। अभि उपसर्ग लगा के शब्द बनाए हम, अभिभावक, अभिभावक, अभ्यागत, अभ्यागत, अभिभाषण, अभिभाषण, अभिनव। ठीक है। तो ये सभी उपसर्ग आगे लग गए हैं। क्लियर। अब तो आप समझ चुके होंगे आसानी से कि सभी में आगे ही जो शब्द जुड़ जाते हैं, कोई भी अव्यय या फिर कोई भी एक शब्द आगे जुड़ जाते हैं तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर। तो हिंदी में मैंने उपसर्गों की संख्या कितनी बताई थी? 10 बताई थी आपको। संस्कृत में 19 और उर्दू में 22 उपसर्ग। तो बहुत सारे और भी उपसर्ग है। एग्जाम में संस्कृत से भी आता है, हिंदी से भी आता है और उर्दू से भी आता है। कुछ कुछ उपसर्ग आ जाएंगे। तो आप लोग बस इसी तरह पकड़ लीजिएगा, कोई भी शब्द दे देगा एग्जाम में और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो बस उपसर्ग समझ जाइए कि जो भी शब्दों के आगे जुड़ जाता है वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे सभी में आगे ही जुड़ा है, तो इसी प्रकार अति, अधि, अनु और अभी, ये सभी बहुत सारे इसी तरह उपसर्ग हैं तीनों मिला के। तो आप लोग बस सब में आगे का आपको कैच करना है कि आगे क्या क्या कौन सा उपसर्ग लगा है। बस 2 अक्षर का रहता है तो आप उसको आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है। तो उपसर्ग क्लियर हुआ आप लोगों को कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं या अव्यय होते हैं जो शब्दों के स्टार्टिंग में लगते हैं, वहां पर उपसर्ग होता है। क्लियर। तो अभी हम प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय इसका जस्ट अपोजिट है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्द या अव्यय होते हैं जो किसी भी
शब्दों के समूह अर्थात किसी भी वाक्य के पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह जोड़े जाते हैं, शब्दों के बाद जो भी अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के बाद जो भी अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक। तो जहां पर शब्दों के बाद जो भी अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। क्लियर? अब यदि हम कोई उदाहरण लेते हैं प्रत्यय का, कुछ भी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है। पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग, खेल खिलौना। ठीक है, खेल खिलौना। और एक और उदाहरण है सूंघनी। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? खिलौना। खिलौना में, खेल खिलौना में कौन सा प्रत्यय लगा है? आप लोग देखिए कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? खिलौना। ठीक है, इसमें खिलौना में औना प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ा है, औना प्रत्यय। उसी प्रकार सूंघनी में नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। खेल खिलौना में खिलौना मतलब शब्दों के लास्ट में जो जुड़ते हैं ये औना प्रत्यय है और सूंघनी में नी प्रत्यय है। क्लियर? तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं कि जैसे हम दाना देखते हैं। ठीक है, दाना में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये शब्दों के अंत में है। ठीक है, तो क्लियर? आपको समझ में आया कि प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं या शब्दों का समूह उसे कहा जाता है जहां पर किसी भी शब्द या वाक्य के अंत में शब्दों को जोड़े जाते हैं। और उपसर्ग में मैंने क्या बताया था? उपसर्ग में शब्दों के आगे जुड़ता है और प्रत्यय में शब्दों के पीछे जुड़ता है। तो ये हो गया उपसर्ग आपका और प्रत्यय हो गया। तो अभी हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था आपको कि उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्दों के शुरुआत में जुड़ते हैं तो उस शब्द के अर्थ में कभी कभी वे परिवर्तन कर देते हैं, कभी कभी वे शब्दों के अर्थ को प्रतिकूल कर देते हैं और कभी कभी एकदम न्यूट्रल रहते हैं, अर्थात कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। चाहे उसमें हम उपसर्ग जोड़े या न जोड़े, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट है प्रत्यय। प्रत्यय उसका एकदम उल्टा है, ये शब्दों के बाद में जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा
कि प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने से पहले हमें पहले उस शब्द का अर्थ अच्छे से पता होगा, तभी तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसका सही ढंग से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है, पहले मैं इसको विच्छेद करके बताऊंगी। प्रत्यय को दो भागों में विच्छेद हुआ, जैसे प्रति प्लस अय, ठीक है, प्रति अलग कर दिया मैंने, अय अलग कर दिया, ठीक है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में, प्रति का अर्थ होता है साथ में किंतु बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। क्लियर? प्रति का अर्थ होता है साथ में किंतु बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, शब्दांश अर्थात शब्दों का अंश, ठीक है। तो कुछ कुछ कठिन शब्द है, तो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कठिन शब्दों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश को, अंश अर्थात टुकड़ा। क्लियर? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर, उपसर्ग में आगे जुड़कर और प्रत्यय में पीछे जुड़कर, इसका मेन यही है, पीछे जुड़कर नया शब्द बना देते हैं। सिंपल, किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर नया शब्द बना देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय जस्ट अपोजिट है, उपसर्ग में पहले जुड़ता है और प्रत्यय में बाद में जुड़ता है, उसमें भी नया शब्द बना देते हैं, नया अर्थ बना देते हैं, और प्रत्यय में भी होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि परिभाषा आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रत्यय की चर्चा करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि किस प्रकार हम शब्दों के पीछे किसी भी शब्द को जोड़ देते हैं तो वे उसके अर्थ में या उस शब्दों में परिवर्तन कर देता है। तो वे कैसे मतलब किस प्रकार वो परिवर्तन करेगा, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रत्यय ऐड हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक शब्द लेती हूं, लड़ाई, ठीक, लड़ाई, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए? लड़ाई हुआ, छलिया हुआ, लड़ाई में कौन सा प्रत्यय? लास्ट में क्या है? आई, लड़ाई। आप उच्चारण करके देखिए, जब भी कुछ भी ना समझ में आए तो उच्चारण करके तुरंत देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? लड़ाई, आई। क्लियर? तो यहां पर आई हो गया, आई प्रत्यय लग गया। छलिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? छलिया, ई या, ठीक, छलिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि लास्ट में, लास्ट का जो भी शब्द है उसी को हमें कैच करना है, उसी को पकड़ना है। मैंने बताया लड़ाई में आई प्रत्यय, छलिया में इया प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार कर्तव्य है, तो कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? तव्य प्रत्यय। कर्तव्य में तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। लास्ट में देखिए, इसका उच्चारण करके देखिए, तव्य, कर्तव्य, तो तव्य प्रत्यय हो गया। ठीक, उसी प्रकार एक सिंपल सा है विद्यमान, विद्यमान, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? आन, विद्यमान आन, तो लास्ट में आन, लड़ाई में आई, छलिया में इया, कर्तव्य का तव्य प्रत्यय। सिंपल, बहुत ही इजी है बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर परीक्षा में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो जितना ही ज्यादा ये छोटा टॉपिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से समझिए इसको,
और मैंने पहले ही बताया कि कुछ प्रत्येक प्रश्न का आंसर उसके प्रश्नों में ही छिपा रहता है। जब भी आपको कोई भी शब्द ना समझ में आए या फिर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, तो आप उस क्वेश्चन या प्रश्न को या कुछ उस शब्द को बस 1 से 2 बार आप रीड करिए, बस 1 से 2 बार बस पढ़िए, आपको तत्काल उसका आंसर मिल जाएगा। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके शब्द से परिचित होइए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, ये बताना क्या चाहता है। क्लियर? जैसे मैंने भी बताया प्रत्यय, तो प्रत्यय का कोई भी शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो आप उसको तोड़ कर देखिए किस शब्द का अर्थ क्या है और इसका अलग जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। ठीक है?